हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय अथर में। और आज हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की सेकंड पार्ट जो है। फर्स्ट पार्ट में हमने एमसीक्यूज क्वेश्चन कर लिए थे जो कि क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 18 तक थे। और आज हमें बाकी के क्वेश्चंस करने हैं इस वीडियो के सेकेंड पार्ट में। ठीक है भाई, तो वीडियो को शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं क्या कहा है। 19 में कहा है भाई, एक बच्चे ने एक सर्किट डायग्राम बनाया है ओम्स लॉ को पढ़ने के लिए। उसके टीचर ने कहा कि भाई ये जो डायग्राम है इसमें करेक्शन की नीड है, तो हमें बताना है भाई क्या करेक्शन इसमें हम कर सकते हैं। ठीक है भाई, ये सर्किट डायग्राम है। देखते हैं क्या क्या इसमें प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो हमें बैटरी की प्रॉब्लम दिख रही है कि जो बैटरी है उसने दो एक साइड लगाए हैं, दो एक साइड लगाए हैं। सबसे पहले इसको हम करेक्ट करेंगे। इसको करेक्ट हमने किया तो एक साइड हमने बैटरी की डायरेक्शन एक साइड कर दी है, सभी बैटरी इस डायरेक्शन में हो गई हमारी। ठीक है, अब यहाँ पर जो करंट की डायरेक्शन है ये उसने उल्टी बता रखी है, तो इसको हम करेक्ट कर देते हैं क्योंकि हमें पता है जो करंट है वो पॉजिटिव से निकलता है ना, तो पॉजिटिव से निकला और यहाँ से आते हुए नेगेटिव पर आया वापस। ठीक है भाई, उसके साथ इसने वोल्ट मीटर जो है सीरीज में लगाया है। पर वोल्ट मीटर किस में लगता है भाई? वोल्ट मीटर लगता है हमारा पैरेलल में, तो हमने वोल्ट मीटर भी करेक्ट कर दिया है। और इसने यहाँ पर जो एमीटर है वो लगाया पैरेलल में और एमीटर लगता है सीरीज में, हमने इसको भी करेक्ट कर दिया। साथ ही साथ इसके टर्मिनल भी देख लेते हैं। एमीटर के टर्मिनल तो बिल्कुल सही लगाए हैं, वोल्ट मीटर के हमने टर्मिनल भी लिख दिए इसमें। ठीक है, तो ये डायग्राम टोटल मिलाकर ये बिल्कुल करेक्ट हो गया हमारा। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे अब। क्या कहा है, 3 रजिस्टर्स है हमारे पास 2 ओम के। A, B, C are connected as shown in the figure. Each of them dissipate energy, can withstand a maximum power of इतना without melting. Find the maximum current that can be flow through the 3 रजिस्टर। देखो भाई, हमें क्या गिवन है, रजिस्टर की वैल्यू गिवन है, पावर की वैल्यू गिवन है। सिंपल हम पावर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। P इक्वल्स टू क्या होता है, I²R। तो P की वैल्यू 18, I की हमें निकालनी है और R की कितनी हमारे पास 2 डिवाइड में जाएगा। इसको कट करो कितना आ जाएगा 9। I² इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 और I की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई ±3। तो हम पॉजिटिव 3 लेंगे क्योंकि करंट की वैल्यू नेगेटिव हम नहीं लेते हैं, तो यहाँ पर करंट की वैल्यू हमारी 3 एम्पियर आ जाएगी। ठीक है भाई, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। कहा है, शुड द रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर बी लोअर और हायर, गिव रीजन। देखो भाई, हमें पता है एमीटर सीरीज में कनेक्ट होता है, अगर इसका रजिस्टर हाई होगा तो ये बेवजह में हमारे करंट की वैल्यू को घटा देगा। ठीक है, इसलिए क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। सिंपल सी बात है, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर शुड बी 0 बिकॉज एमीटर शुड नॉट अफेक्ट द फ्लो ऑफ करंट। क्योंकि ये इसका अगर रेजिस्टेंस 0 होगा तो करंट को ये फ्लो होने से मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर इसका जो है रेजिस्टेंस 0 होगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा है, ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंटेनिंग अ सेल। हमने एक सेल बनाया है। अ की, हमने की भी बनाई है। एन एमीटर, हमने एमीटर भी बनाया है। अ रजिस्टर ऑफ 2 ओम इन सीरीज विद कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रजिस्टर 4 भाई ये 4 और 4 के हमने पैरेलल में लगा दिए हैं और 2 जो है इसके साथ सीरीज में लगा दिया है। अब वोल्ट मीटर अक्रॉस पैरेलल, अब पैरेलल के अक्रॉस हमने एक वोल्ट मीटर लगा दिया है। कॉम्बिनेशन विल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टेंस, यानी इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा बी द सेम एज द अक्रॉस पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 4 ओम रजिस्टर, क्या वो इसके इक्वल होगा। देखो भाई, हमें पता है कि जो पोटेंशियल है वो किस पर डिपेंड करता है, वो हमारा रजिस्टर पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम। अगर आप यहाँ पर देखो, यानी इन दोनों का जो कंबाइंड रिजल्टेंट आएगा उसकी वैल्यू क्या है, तो ये किस में है भाई हमारे, ये दोनों हमारे किस में है, पैरेलल में। पैरेलल में क्या फॉर्मूला होता है, 1/r इज टू 1/4 प्लस 1/4, 1/r इज टू 2/4, 1/r इज टू 1/2, यानी कि r इज टू 2। तो यहाँ पर भी कितना है, लॉजिकली अगर हम बात करें यहाँ पर भी 2 ओम रेजिस्टेंस है और यहाँ पर भी 2 ओम है, यानी इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल आएगा वही इसके अक्रॉस आएगा, तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो हमारा ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, रीज़न भी हमने इसका दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हाउ डज यूज़ ऑफ ए फ्यूज़ वायर प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस। अगर हम फ्यूज़ का यूज़ करें तो कैसे हमें बचाता है। देखो भाई, क्या कहा है, वैसे आपको फ्यूज़ पता है क्या होता है। एक फ्यूज़ जो है पतला सा वायर होता है जो कोई जिसका मेल्टिंग पॉइंट हमारे जो अप्लाइंसेस में वायरिंग हुई होती है उससे कम होता है। अगर हमारी लाइट ज़्यादा आती है एक तरीके से वो अपने आप ब्रेक होकर सर्किट को ब्रेक कर देता है और इससे हमारे अप्लाइंसेस बच जाते हैं। लिखा है, फ्यूज़ वायर हैज़ ग्रेटर रेजिस्टेंस देन द मेन वायरिंग
व्हेन इज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज इन द इलेक्ट्रिक करंट, जब हमारा इलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाता है, फ्यूज वायर मेल्ट टू ब्रेक, वो अपना मेल्ट करके अपने आप को ब्रेक कर देता है। दिस प्रिवेंट डैमेज ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, इस वजह से हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बच जाते हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चन काफ़ी आसान था, समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहा है, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, आपको बताना है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्या होता है। फिर कहा है इन अ सीरीज इलेक्ट्रिकल सर्किट a converter resistor made up of metallic wire, the emitter reads 5 ampere, the reading of emitter decrease to half and the length of the wire is double. Why? आपको बताना है कि अगर हम चलो क्वेश्चन को समझ लेते हैं। पहले तो आपको बताना है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्या होता है, फिर हमने कहा है कि एक वायर है, उसकी जो लेंथ है हमने क्या कर दिया भाई, डिक्रीज टू हाफ, हमने हाफ कर दिया लेंथ उसकी। द रीडिंग ऑफ एमीटर डिक्रीज टू हाफ, हाँ भाई एमीटर की रीडिंग हाफ हो गई है। द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल, जब हमने वायर की लेंथ को डबल किया तब। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्या होता है ये देख लेते हैं। क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस फॉर अ पर्टिकुलर मटेरियल इज यूनिक। फिर क्या है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट। ठीक है भाई, तो ये जो रेजिस्टिविटी होती है ये क्या होती है, एक तरीके के करंट को फ्लो को ही रेजिस्ट करती है। और फिर हमें कहा है रेजिस्टेंस फॉर ए पर्टिकुलर, भाई हर एक मटेरियल की अपनी अपनी रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। फिर कहा है रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के, यानी रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लो। और ये रेजिस्टेंस है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। ठीक है भाई, करंट अगर ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो करंट कम होगा। ठीक है भाई, फिर आगे नेक्स्ट पार्ट में जो हमें पूछा है कि जब हमारी लेंथ एमीटर की रीडिंग हाफ हो गई और जो लेंथ है वो हमने अगर डबल कर दी, तो कहा है व्हेन द लेंथ इज डबल रेजिस्टेंस बिकम डबल। अगर हम लेंथ डबल की है तो हमें पता है जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, तो लेंथ डबल की हमने, और एंड करंट फ्लो रिड्यूस टू हाफ, और जो हमारा करंट है वो हमारा क्या हो गया, हाफ हो गया भाई एक तरीके से, क्योंकि वो क्या है, जो करंट है हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के, और रेजिस्टेंस बढ़ा है लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ा, और रेजिस्टेंस बढ़ने से हमारा करंट कम हुआ। फिर कहा है आगे आपको दिस इज़ द रीज़न फॉर द डिक्रीज इन एमीटर रीडिंग। भाई ये सिंपल सी बात है कि इस वजह से हमारा एमीटर की जो रीडिंग है वो कम हो गई है। ठीक है भाई, लॉजिक यही है हमारा कि जो R जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, और जो R है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। तो अगर हमने लेंथ डबल की है तो रेजिस्टेंस डबल हुआ, रेजिस्टेंस डबल हुआ तो करंट हमारा 2 टाइम्स कम हो जाएगा, यानी हाफ हो जाएगा। सिंपल सी बात। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहा है, व्हाट इज़ द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिप्रेजेंट इन इट इन टर्म ऑफ जूल। आपको जूल की टर्म में बतानी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट क्या होती है। भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट क्या होती है, किलोवाट पर आवर, और इसको हम अगर कन्वर्ट करें तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। इसको अगर हम जूल में कन्वर्ट करें तो इसकी वैल्यू ये होती है। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहा है, अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लो इन अ सीरीज सर्किट कंटेनिंग एन इलेक्ट्रिकल लैम्प है एक, एंड अ कंडक्टर 5 ओम रेजिस्टेंस। यानी आपके पास सर्किट डायग्राम इसका बना लेते हैं हम। एक आपके पास सीरीज में 2 चीज़ कनेक्ट हैं, ठीक है भाई, और क्या कनेक्ट है, 10 वोल्ट बैटरी। तो मान लेते हैं हमारे पास 10 वोल्ट बैटरी कनेक्ट है। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द लैम्प इफ द रेजिस्टेंस, ठीक है, अभी यही दिया है। ठीक है, हमने कहा कि भाई ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिकल लैम्प है, और ये कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस 5 ओम है। इसका रेजिस्टेंस हमें नहीं पता है, तो हमने कहा है कि इसका रेजिस्टेंस जो है वो x है। ठीक है भाई, तो कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक लैम्प, आपको इसका जो है रेजिस्टेंस फाइंड करना है। नाउ इफ़ अ रेजिस्टेंस, और हमें क्या दिया है, ठीक है, इससे हमारा काम बन जाएगा। देखो भाई कैसे होगा, करंट की वैल्यू दी है आपको, वोल्टेज की वैल्यू दी है, और दो रेजिस्टेंस आपको सीरीज़ में दिए हैं। और अगर सीरीज़ में रेजिस्टेंस हो तो हम कैसे भाई निकालते हैं टोटल रेजिस्टेंस, R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा, दोनों प्लस हो जाएंगे, यानी x + 5 हो जाएगा। ठीक है भाई, x + 5 हो जाएगा हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस। फिर हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ओम्स लॉ V = IR। V की वैल्यू कितनी है, 10 है,
और R जो है आपका डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है भाई, R आपका डिवाइड में आ जाएगा। और करंट की वैल्यू कितनी है, 1 है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 10 = x + 5 और 5 इधर आकर माइनस हो जाएगा, 10 में से माइनस करोगे 5 को तो कितना बचेगा, 5। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 5 आ जाएगी। तो यानी कि हमारे पास इसका रेजिस्टेंस भी कितना आ चुका है, इसका रेजिस्टेंस भी हमारे पास आ चुका है 5 ओम ही आ चुका है, ठीक है भाई। और आगे क्या पूछा है, हाँ, नाउ इफ अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ohm is connected in parallel with this series combination, what change if any in current flowing through 5 ohm conductor and potential difference across the lamp will take place, give reason। तो भाई इसके साथ हमने इसको हम थोड़ा नीचे बना लेते हैं ना, इसको थोड़ा उठाकर नीचे रख लेते हैं। अरे क्या हो गया, ठीक है भाई, यहाँ रख लेते हैं इसको। ये क्या हो रहा है भाई, चलो इसको छोड़ो, हम लिख लेते हैं यहाँ पर, ये हमारा 5 ओम। अब आपने पैरेलल में एक और रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया है जिसकी वैल्यू कितनी है, जिसकी वैल्यू भी 10 ओम है, ठीक है। अब आपको बताना है कि भाई हाँ क्या कहा, क्या पूछा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लैम्प, ठीक है भाई। पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बतानी है आपको, क्या होगी, करंट बताना है, सॉरी, है ना, करंट की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो अब एक बात देखो, हम सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस कितना है और यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस कितना है। यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम। देखो यहाँ पर 5 और 5 यानी टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी 10 ओम हो जाएगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस सेम और रेजिस्टेंस सेम। तो भाई करंट फ्लो होगा जो वो भी सेम होगा। ये तो पूछा है इफ़ करंट फ्लोइंग थ्रू द 5 मतलब ये, हाँ, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, ये तो हो चुका है। नाउ इफ अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम इज कनेक्टेड इन द पैरेलल विद दिस सीरीज कॉम्बिनेशन, व्हाट चेंज इन द करंट। भाई करंट में क्या चेंज आया, तो भाई इन दोनों में करंट की वैल्यू सेम रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है भाई। तो एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम इज 10 वोल्ट, इसके बीच में और इसके बीच में 10 वोल्ट का ही पोटेंशियल डिफरेंस है। एंड ऑल्सो रेजिस्टेंस इज सेम, देखो यहाँ पर भी 10 ओम रेजिस्टेंस है, इन दोनों को कंबाइन करके भी 10 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा। करंट विल ऑल्सो भी सेम, इसलिए यहाँ पर करंट की वैल्यू भी बिल्कुल सेम आएगी, ठीक है भाई। आया क्वेश्चन समझ में, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में हमें क्या कहा, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 27 में कहा है हमें, व्हाई इज पैरेलल अरेंजमेंट यूज इन डोमेस्टिक वायरिंग। कहा है पैरेलल अरेंजमेंट यूज इन डोमेस्टिक वायरिंग बिकॉज इट प्रोवाइड द सेम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप सिंपल सी यही डेफिनेशन लिख दोगे। अगर पूछा जाए हमारी डोमेस्टिक वायरिंग जो है उसमें पैरेलल अरेंजमेंट क्यों यूज़ करते हैं भाई, तो पैरेलल अरेंजमेंट है वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस। हर एक इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को सेम पोटेंशियल मिलेगी तो अच्छे से वर्क करेगा, ठीक है भाई। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, देखो भाई ये बढ़िया क्वेश्चन है। कहा है B1 B2 B3 आर 3 आइडेंटिकल बल्ब। क्या है भाई, आइडेंटिकल बल्ब है, यानी B1 B2 एंड B3 आर आइडेंटिकल बल्ब, यानी कि हमें पता चलता है कि B1 = B2 = B3 = R, यानी इनका सभी का रेजिस्टेंस क्या है, सेम है, क्योंकि आइडेंटिकल है। उसके बाद कहा है व्हेन ऑल 3 बल्ब्स ग्लो इन अ करंट ऑफ 3 एम्पियर इज रिकॉर्डेड बाय द एमीटर। यानी जो एमीटर है कितना करंट रिकॉर्ड करता है भाई, ये 3 एम्पियर का, अगर ये तीनों काम करते हैं तो, ठीक है भाई। अब देखो फर्स्ट पार्ट में क्या कहा है, व्हाट हैपन टू द ग्लो ऑफ द अदर 2 बल्ब व्हेन द बल्ब B1 गेट फ्यूज्ड। अगर आपका B1 बल्ब जो है फ्यूज़ हो जाता है, यानी यहाँ से सर्किट क्या हो जाता है, आपका ब्रेक हो जाता है, तब यहाँ तो करंट जाएगा नहीं भाई, इसमें तो करंट जाएगा नहीं, तो ब्रेक हो चुका है, यानी करंट यहाँ जाएगा और करंट यहाँ जाएगा, ठीक है भाई, वो तो काम नहीं करेगा। अब आपको बताना है कि भाई कि जो इसकी इंटेंसिटी है, देखो यहाँ पर ग्लो कहाँ है। अब देखो ग्लो क्या होता है भाई, ग्लो का मतलब है पावर से, और पावर क्या होता है, V²/R, ठीक है भाई। जितनी ज़्यादा पावर होगी उतना ज़्यादा बल्ब ग्लो करेगा। तो हमें पता है पावर जो है किस पर डिपेंड करती है, पोटेंशियल पर, और साथ ही साथ आपकी रेजिस्टेंस पर, ठीक है भाई। अब क्योंकि ये हमारे
क्योंकि ये हमारे जो बल्ब हैं ये पैरेलल में कनेक्ट है और हमें पता है पैरेलल में क्या होती है भाई, वोल्टेज बिल्कुल सेम रहती है। तो वोल्टेज सेम तो हमारी पावर सेम रहेगी, ठीक है। और क्योंकि आइडेंटिकल है तो रेजिस्टेंस भी दोनों का सेम रहेगा, तो V भी सेम, R भी सेम, तो पावर सेम रहेगी। कहा है व्हाट हैपन टू द ग्लो, इसका मतलब अगर B1 आपका कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा तो जो हमारे बाकी के B2 और B3 की इंटेंसिटी पर या फिर ग्लो करने की पावर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लिखा है पोटेंशियल डिफरेंस डज नॉट गेट डिवाइडेड इन पैरेलल सर्किट, हेंस ग्लोइंग ऑफ द अदर बल्ब विल नॉट गेट अफेक्टेड व्हेन बल्ब 1 इज़ फ्यूज। जब हमारा बल्ब नंबर 1 फ्यूज़ हो जाएगा तो बाकी के जो बल्ब हैं उन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है भाई। सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। What happened to the reading A1, A2, A3 and A when the bulb B2 get fused? भाई B2 अगर हमने फ्यूज़ कर दिया है, यानी यहाँ पर इस बार हमारा सर्किट यहाँ से ब्रेक हो चुका है, यानी आपका करंट यहाँ जाएगा और यहाँ जाएगा, ठीक है भाई। हमने कहा कि भाई यहाँ पर करंट की वैल्यू I1 जाएगी, यहाँ पर करंट की वैल्यू I2 जाएगी, ठीक है भाई। सबसे पहले हम देख लेते हैं टोटल करंट कितना होगा, ठीक है भाई। टोटल करंट हम निकाल सकते हैं, इसमें जाने वाला करंट उसकी वैल्यू हमने I मान ली, ठीक है। तो टोटल करंट से पहले हम टोटल रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। अब देखो जो हमारा B1 है रेजिस्टेंस हमने सेम माना हुआ है, ठीक है भाई। B1 का और B3 का, B2 तो काम में नहीं आएगा, तो B3 का और B2 का रेजिस्टेंस आपका बिल्कुल सेम है। हाँ, तो अभी हम क्या करते हैं, हम हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेते हैं शुरू से, ठीक है। तो फर्स्ट केस जो हमारा था जहाँ पर तीनों बल्ब चल रहे थे, तो वहाँ पर आपको क्या दिया था, कितनी करंट की वैल्यू दी थी, 3 एम्पियर, और यहाँ पर पोटेंशियल भी दिया है आपको 4.5 वोल्ट। तो सबसे पहले अगर हमारे पैरेलल में B1, B2, B3 पैरेलल में है और हर एक का रेजिस्टेंस R है, तो हमारे पास टोटल क्या बोलते हैं, टोटल वैल्यू आ जाएगी रेजिस्टेंस की, ठीक है। कितनी आ जाएगी, इसको जब हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा R/3, और हमें V की वैल्यू भी दी है, R की वैल्यू भी हमने निकाली, करंट की वैल्यू भी दी है, तो यहाँ से हमारे पास R की वैल्यू आ जाएगी। V की वैल्यू हमने कितनी रखी, 4.5, करंट की वैल्यू कितनी है 3, और R की वैल्यू कितनी है हमारे पास, R की वैल्यू कितनी है भाई, R/3। तो यहाँ से हमने कैलकुलेट किया, हर एक का रेजिस्टेंस 4.5 ओम आ चुका है, ठीक है भाई। अब हम क्या करते हैं, I1 की वैल्यू निकाल के देखते हैं, यानी जो इसमें करंट फ्लो होगा, ठीक है। अब हमारे पास B1 का रेजिस्टेंस आ चुका है, कितना है भाई, 4.5 ओम, ठीक है। I1 कैलकुलेट करेंगे भाई यहाँ से, तो I1 कितना आ जाएगा, V/R। V की वैल्यू कितनी है, पोटेंशियल 4.5, और रेजिस्टेंस भी कितना है 4.5, तो I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 1 एम्पियर। अब यहाँ से I2 निकाल लेते हैं, I2 की वैल्यू भी V/R ही आएगा। V की वैल्यू, पोटेंशियल देखो पैरेलल में है, अगर B1 और B3 दोनों पैरेलल में है, इसका मतलब पोटेंशियल सेम रहेगा, और रेजिस्टेंस तो हम निकाल ही चुके हैं। तो यहाँ पर भी 4.5 डिवाइड बाय 4.5 कितना आ जाएगा आपके पास, 1 एम्पियर। तो अब हमारे पास B1 यहाँ पर कितना करंट फ्लो कर रहा है भाई हमारा, 1 एम्पियर, ठीक है भाई। तो हम क्या कहेंगे, A1 में यहाँ पर A1 लगा एम्पियर, A1 शोज 1 एम्पियर रीडिंग, और हमने देखा कि A3 जो है उसमें भी यहाँ पर A3 कितना कर रहा है भाई आपका 2 तो नहीं है, इसको 3 मैंने 2 गलत लिख दिया ना, इसको 3 है, I3 निकाला है, तो I3, ठीक है। तो I3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1 एम्पियर। तो लिखा, यहाँ पर लिखेंगे हम कि भाई I3 शो 1 एम्पियर रीडिंग। अब A2 जो है, देखो भाई ये रहा A2, अब ये यहाँ से डिस्कनेक्ट हो चुका है, तो ये तो रीडिंग दिखाएगा नहीं, जीरो करंट फ्लो होगा इसमें, तो जो A2 शोज 0 एम्पियर रीडिंग। फिर कहा है A कितना दिखाएगा, देखो भाई A कितना दिखाएगा ये, तो जितना करंट यहाँ से फ्लो किया, जितना करंट यहाँ से फ्लो किया, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ I1 प्लस I2 इक्वल टू I, भाई टोटल करंट का समी तो यहाँ से जाएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ से कितना जाएगा, I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 जब हम करेंगे तो 1 और 1 कितना हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा। तो A जो है आपका, यहाँ पर A जो है वो कितनी रीडिंग शो करेगा, 2 एम्पियर की रीडिंग शो करेगा, ठीक है भाई। थर्ड पार्ट में क्या कहा है, हाउ मच पावर इज डिसिपेटेड इन सर्किट व्हेन ऑल 3 बल्ब ग्लो टुगेदर। भाई कितनी पावर होगी अगर सारे बल्ब एक साथ चलें, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, P=V²/R, ठीक है भाई। तो वोल्टेज की वैल्यू हमारे पास कितनी है भाई, 4.5 है, और R की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये थी हमारे पास R/3। टोटल रेजिस्टेंस की अगर बात
करें हम, जो पैरेलल में कनेक्ट था, और आर की वैल्यू कितनी आई थी 4.5, तो 4 अपॉन यहाँ पर नीचे 3 आएगा, 3 ऊपर जाकर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में लिखा हुआ है, आर की वैल्यू कितनी है हमारी 4.5, तो 4.5 से एक पावर कट जाएगी, 3 रहेगा, फिर 4.5 इंटू 3 करोगे तो कितना आ जाएगा, पावर की वैल्यू 13.5 वाट। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है, एक बार इसको आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा कंप्लीट। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 में देखें क्या कहा है भाई। 3 आपको बल्ब दिए हैं जिनकी वैल्यू 100 वाट है, पावर इनकी 100 वाट है। ईच आर कनेक्टेड इन सीरीज इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। इन अनदर सर्किट, एक और सर्किट है आपके पास, अनदर सेट ऑफ 3 बल्ब, 3 ही बल्ब है ऑफ द सेम वोल्टेज। भाई सेम वोल्टेज है, सॉरी वॉटेज है इसकी, यानी वॉट सेम है, पावर सेम है। आर कनेक्टेड इन पैरेलल, अब इनको हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है टू द सेम सोर्स, और हमारी बैटरी भी सेम है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 1 में कहा है विल द बल्ब इन 2 सर्किट ग्लो विद द सेम ब्राइटनेस, जस्टिफाई योर आंसर। क्या ये सेम ब्राइटनेस पर जलेंगे? देखो भाई सीरीज में क्या होता है हमें पता है, मान लो ये सीरीज में कनेक्ट है, ठीक है, तो सीरीज में वोल्टेज हमारी अलग अलग होती है, और हमें पता है वोल्टेज पावर जो है वो V² अपॉन R होती है। जितनी ज़्यादा पोटेंशियल मिलेगी उतना ज़्यादा पावर मिलेगी। सीरीज़ में वोल्टेज डिफरेंट मिलेगी आपको, और इन केस ऑफ पैरेलल में आपको पता है भाई, पैरेलल में क्या होती है हमारी, वोल्टेज सेम होती है। ठीक है भाई, समझ में आई बात? तो क्या लिखोगे आप, रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब इन सीरीज विल 3 टाइम्स द रेजिस्टेंस ऑफ सिंगल बल्ब। ठीक है, हेंस द करंट इन द सीरीज कॉम्बिनेशन विल बी 1/3 कंपेयर टू द करंट इन ईच बल्ब इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। यानी यहाँ पर करंट की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है वो 3 टाइम हो जाएगा इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। द पैरेलल कॉम्बिनेशन बल्ब विल ग्लो मोर ब्राइटनेस। अब यहाँ पर देखो इनको बढ़िया से ब्राइटनेस मिलेगी, वोल्टेज आपको काफ़ी मिल रही है, तीनों को इस केस में ज़्यादा ग्लो करेंगे। ठीक है भाई, पहले का आंसर हमारे पास आ चुका है। क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 में कहा नाउ लेट 1 बल्ब इन बोथ सर्किट गेट फ्यूज्ड। यानी एक एक सर्किट से हमारा, मान लो इसे यहाँ से ब्रेक हो गया और ये वाला यहाँ से ब्रेक हो गया। ठीक है, विल द रेस्ट ऑफ द बल्ब कंटिन्यू टू ग्लो इन ईच सर्किट, गिव रीजन। भाई देखो हमें पता है अगर पैरेलल में एक ब्रेक हो जाएगा बाकी दोनों तो कनेक्ट रहेंगे, पर हाँ अगर सीरीज में डिसकनेक्ट हो जाए तो पूरा ही सर्किट ब्रेक हो जाएगा, तीनों ही बल्ब बंद हो जाएंगे आपके। इस केस में 2 तो चलते रहेंगे। ठीक है, द बल्ब इन सीरीज कॉम्बिनेशन विल स्टॉप ग्लोइंग एज द सर्किट इज ब्रोकन एंड करंट इज 0। भाई जब सर्किट ब्रेक हो जाए करंट फ्लो नहीं होगा, करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। हाउ एवर द बल्ब इन पैरेलल कॉम्बिनेशन शैल कंटिन्यू टू ग्लो विद द सेम ब्राइटनेस। ठीक है भाई, यहाँ पर क्योंकि पोटेंशियल सेम मिलता रहेगा तो सेम ब्राइटनेस से वो ग्लो करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 देखो भाई क्या है। सबसे पहले आपको कहा है स्टेट ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है भाई? ओम्स लॉ स्टेट दैट द कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज across an ideal conductor is proportional to the current through it। यानी इसमें कहा जाता है कि भाई जो आपकी पोटेंशियल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के। ठीक है, और अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या आ जाता है, आर, तो V इज टू आई आर, या फिर R इज टू V अपॉन आई। यही आपका ओम्स लॉ होता है। क्वेश्चन में आगे क्या कहा है, हाउ कैन इट बी वेरीफाइड एक्सपेरिमेंटली। अब इसको हमें थोड़ा एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर एक सर्किट डायग्राम हमने तैयार किया है। यहाँ पर हमने डिफरेंट बैटरीज लगाई हैं, और यहाँ पर हमने करंट को मेज़र करने के लिए एमीटर लगाया है, और यहाँ पर हमने इसको मेज़र करने के लिए वोल्टमीटर लगाया है। ठीक है भाई, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। देखो भाई मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ, इस चीज़ को आप पढ़ लेना, यही शब्दों में लिखा है। देखो भाई हम एक ग्राफ तैयार करेंगे। ठीक है, किसका होगा वो होगा हमारा करंट, मान लो करंट और वर्सेस वोल्टेज, करंट वर्सेस वोल्टेज। ठीक है भाई, अब आप क्या करोगे, सबसे पहले एक बैटरी कनेक्ट करोगे। ठीक है, सर्किट में चेक करोगे कितना करंट फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस आप कांस्टेंट रखोगे। ठीक है भाई, तो आपने V की वैल्यू मान लो कुछ डाली, V की वैल्यू आपने मान लो 10 डाली। ठीक है, आप करंट की वैल्यू चेक करोगे, मान लो 5 आ गई। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, 2 बैटरी कनेक्ट करोगे। आपने क्या किया, 2 बैटरी कनेक्ट की। तो जब आप 2 बैटरी कनेक्ट करोगे तो V की वैल्यू आपने मान लो 20 ली, तो आपका जो करंट है वो भी बढ़ जाएगा, 10 हो जाएगा वो। ठीक है, मान लो ऐसे आप एक्सपेरिमेंट्स करोगे। फिर आप क्या करोगे, 3 बैटरी ऐड कर दोगे, फिर V की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 30। आप ऑब्जर्व करोगे जो करंट की वैल्यू है वो हमारी 15 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही करके आप एक टेबल तैयार करोगे, टेबल के बाद एक ग्राफ प्लॉट कर दोगे। मान लो जैसे ये हमारा ग्राफ बन जाएगा। अगर मान लो आपने
पोटेंशियल की वैल्यू इतनी ली है 0.4, तो ये समथिंग आ जाएगा 0.1। फिर मान लो आपने 0.8 ली है तो ये 0.3 आ जाएगा। 1.2 ली है तो ये लगभग 0.4 आ जाएगा। ऐसे ही आप वैल्यू मेज़र करते रहोगे तो जो ग्राफ बनेगा हमारा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। इससे हमारा क्या हो जाएगा भाई, ओम्स लॉ वेरीफाई हो जाएगा इस एक्सपेरिमेंट से, ठीक है भाई। तो ये यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ मैंने डिटेल्स लिखी हुई हैं, आप इनको एक बार रीड कर लेना, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है भाई। नेक्स्ट पार्ट में क्या कहा है क्वेश्चन में, डू इट होल्ड गुड अंडर ऑल कंडीशंस, क्या ओम्स लॉ हमारा हर कंडीशन में काम करता है या नहीं करता है, ठीक है भाई। देखो भाई, ओम्स लॉ डज नॉट होल्ड गुड अंडर ऑल कंडीशन, भाई ओम्स लॉ जो है वो हर एक कंडीशन में काम नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे घटा दोगे तो ओम्स लॉ जो आपका वो वेरीफाई नहीं होता है, ठीक है। Ohm's law does not hold good under all condition as it is not fundamental law of nature like Newton's law. It obey by metallic conductor only when physical condition like temperature etc. are kept unchanged. ठीक है भाई। It is not obey by lamp filament, junction diode, thermistor और there फिर इनको क्या कहा जाता है भाई, नॉन ओमिक कंडक्टर कहा जाता है, ठीक है भाई। तो ओम्स लॉ के बारे में ये पूरी डिटेल्स एक बार इसको मैं कंप्लीट आपको शो कर देता हूँ, आप इस क्वेश्चन को देख लेना, ठीक है भाई। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 हो चुका है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 31 में देखो भाई क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा है, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल, व्हाट इज इट्स यूनिट। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्या होती है भाई, देखो रेजिस्टिविटी इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल इज़ यूनिक, हर एक मटेरियल की रेजिस्टिविटी यूनिक होती है और ऐसा यूनिट इसकी क्या होती है भाई, ओम मीटर होती है, ठीक है। थोड़ा मैं और बता देता हूँ आपको रेजिस्टिविटी के बारे में। हमें पता है कि भाई जो हमारा रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ पर और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया पर, ठीक है भाई। तो अगर एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, यहाँ पे कांस्टेंट आता है रो L/A। ये जो रो है यही आपकी रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है भाई। अब ये किस पर डिपेंड करती है, ये एक तरीके से आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हो, रो इज इक्वल्स टू A/L इंटू R। यानी कि अगर मैं बोलूँ आपको, जब कभी आप 1 मीटर स्क्वायर एरिया और 1 मीटर लेंथ पर रेजिस्टेंस फाइंड करो, रेजिस्टेंस कितना आए वही उसकी रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है भाई। तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया और 1 मीटर लेंथ में जितना भी रेजिस्टेंस प्रेजेंट होगा वही उसकी रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है भाई, समझ में आया। मान लो ये आपके पास एक कोई एक सब्सटेंस है जिसका एरिया जो है वो मान लो 1 मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर स्क्वायर, और इसकी जो लेंथ है वो आपकी 1 मीटर है। इसमें जितना भी रेजिस्टेंस होगा पर्टिकुलर मटेरियल का वही उसकी रेजिस्टिविटी हो जाएगी, ठीक है भाई। किसी में ज़्यादा होगा, किसी में कम होगा, यही आपकी रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है भाई, समझ में आया। ठीक है भाई। अब इसको हम प्रूफ कैसे कर सकते हैं, देखो भाई हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिंग वायर डिपेंड। हमें पता है किस पर डिपेंड करता है भाई, ये डिपेंड करता है आपका लेंथ पर और साथ ही साथ एरिया पर, ठीक है भाई। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, टेक ए नाइक्रोम वायर, अ टॉर्च बल्ब, 10 वोल्ट बल्ब, 3 चीज़ आपको लेनी है और एक एमीटर कनेक्ट करना है जिसकी रेंज दी गई है और एक की लगानी है और कुछ आपको वायर लेने हैं, ठीक है भाई। तो इसको हम कैसे कैसे करेंगे भाई, मान लो सबसे पहले आपने ये लगाया लेंथ पर, ठीक है। आप रेजिस्टिविटी चेक करोगे, इसकी रेजिस्टेंस चेक करोगे, तो अगर आप लेंथ बढ़ा दोगे तो जो आपकी रेजिस्टिविटी है वो क्या हो जाएगी आपकी भाई, घट जाएगी, या फिर रेजिस्टेंस की बात करो रेजिस्टेंस आपका बढ़ जाएगा। फिर ऐसे ही आप एक और ऑब्जेक्ट लोगे जिसका एरिया ज़्यादा होगा, तो एरिया के जो रेजिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप एरिया बढ़ाते जाओगे, इसको एक और कनेक्ट किया, एक और कनेक्ट किया सेम मटेरियल का, तो आप देखोगे रेजिस्टेंस जो है आपका वो घटता जा रहा है क्योंकि एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। इसी चीज़ को हम ऑब्जर्वेशन करेंगे और एक टेबल तैयार करेंगे, तो यहाँ से हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। बाकी मैंने डिटेल लिखी हुई है, आप अच्छे से पढ़ लेना, चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैं एक बार ये पूरा क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको, ये रहा पूरा क्वेश्चन, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 हमें क्या कहता है, देखो भाई
क्वेश्चन नंबर 32, हाउ विल यू इन्फर विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट दैट द सेम करंट फ्लो थ्रू द एवरी पार्ट ऑफ अ सर्किट कंटेनिंग 3 रेजिस्टेंस इन अ सीरीज कनेक्टेड टू अ बैटरी। देखो भाई, आपको बताना है कि करंट जो है सेम होगा अगर आप 3 रेजिस्टेंस रख लो एक ही सीरीज में। ठीक है भाई, तो क्या करना है, कलेक्ट 3 रजिस्टर R1 R2 R3 इन सीरीज टू मेक द सर्किट। आपको सर्किट बनाने के लिए तीनों कनेक्ट करना है। ठीक है भाई, अब आपको करना क्या है, एक एमीटर लगाना है भाई सीरीज में। फिर आपको क्या करना है, एक एक रेजिस्टेंस को हटा हटा कर देख लो। मान लो आपने R2 से पहले तीनों लगे हैं, आपने एमीटर में करंट चेक किया, फिर आप R1 को हटा लो तो R2 और R3 लगे होने के बाद करंट होगा, उसकी वैल्यू चेक कर लो। फिर आप R3 को हटा दो, जहाँ पर R1 और R3 लगे रहेंगे, R2 को आप हटा दो, तब रीडिंग चेक करोगे तब भी सेम आएगी। फिर आप R3 को हटा दो, R1 और आपका R2 दोनों लगे रहने चाहिए, R3 हटा दो तब भी रीडिंग सेम आएगी। इस तरीके से आप चेक करके देखोगे भाई जो करंट की वैल्यू बिल्कुल सेम आ रही है एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, ऑब्जर्वेशन क्या होगी, एमीटर रीडिंग वाज सेम in each case which shows the same potential difference across 3 resistor connected in series। ठीक है भाई, समझ में आई बात आपको। क्वेश्चन नंबर 32 भी हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, हाउ विल यू कंक्लूड दैट द सेम पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज एग्जिस्ट अक्रॉस 3 रजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल अरेंजमेंट टू अ बैटरी। देखो भाई, ये सेम क्वेश्चन है, बस उसका अपोजिट है। अब आपको क्या कहा है कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस जो है आपका सेम होना चाहिए पैरेलल में। आप क्या करो भाई, यहाँ पर एक आपने वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया और 3 रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिए। आप क्या करो, एक रेजिस्टेंस को हटाओ और फिर वोल्ट मीटर में रीडिंग चेक करो, तो जो रीडिंग सेम आएगी। फिर आप R2 हटा दो, इन दोनों को लगे रहने दो, तो भी रीडिंग सेम आएगी वोल्ट मीटर में। फिर आप R3 हटा कर देखो एक बार, R1 और R2 लगे रहने दो, तब भी वोल्ट मीटर में रीडिंग सेम आएगी। इस ऑब्जर्वेशन से हमें पता चल जाएगा कि भाई क्या लिखा है, इन ईच केस वोल्ट मीटर रीडिंग वॉज सेम which shows that the same potential difference exists across 3 resistor connected in a parallel arrangement। जब ये पैरेलल में लगे रहेंगे तो हर एक के साथ जो आपकी पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू बिल्कुल सेम रहेगी। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 33 भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसको आप एक बार देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज जूल हीटिंग इफेक्ट, हाउ कैन इट बी डेमोन्स्ट्रेटेड एक्सपेरिमेंटली, लिस्ट इट्स 4 एप्लीकेशन इन डेली लाइफ। तो भाई जूल हीटिंग क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द जूल हीटिंग इफेक्ट हीट प्रोड्यूस इन अ रजिस्टर इज, जो किसी रजिस्टर में हीट प्रोड्यूस होगी उसको कहा गया है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट फॉर द गिवन रेजिस्टेंस। फिर कहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस फॉर अ गिवन कंडक्टर। फिर कहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर। ठीक है भाई, करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जितने टाइम रखोगे उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, इसको मिलाकर एक फॉर्मूला बन जाएगा H=I²R_T। ठीक है भाई, फिर कहा है H जो है आपकी वो हीटिंग इफेक्ट है, I करंट है, R रेजिस्टेंस है, T टाइम है। अब इसको हमें एक्सपेरिमेंटली डिमॉन्स्ट्रेट करना है जूल हीटिंग क्या होती है। देखो भाई, आपको क्या करना है, आपको एक कंटेनर में पानी ले लेना है। ठीक है भाई, उसमें आपको एक तरीके से रॉड डाल देनी है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, कीप द पॉइंटर, हाँ देख लेते हैं क्या, एक एक पॉइंट पढ़ लेते हैं ना। टेक अ वाटर हीटर इमर्ज रोड एंड कनेक्ट टू अ सॉकेट विच इज़ कनेक्टेड टू अ रेगुलेटर। एक रेगुलेटर लगाना है आपको। ठीक है, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिकॉल दैट द रेगुलेटर कंट्रोल द अमाउंट ऑफ करंट। रेगुलेटर जो है आपका करंट के अमाउंट को कंट्रोल करेगा फ्लोइंग थ्रू अ डिवाइस। कीप द पॉइंटर ऑफ रेगुलेटर ऑन मिनिमम, पहले आपको मिनिमम करना है। फिर टाइम करना है आपको कैलकुलेट, जब आपने रोड को पानी में डुबाया हुआ है कितनी हीट बन रही है आपकी। ठीक है भाई, आपने टाइम कैलकुलेट किया और आपने अमाउंट देखा भाई कितना डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है कितने टाइम। फिर क्या करना है आपको, इंक्रीज द पॉइंटर ऑफ रेगुलेटर टू नेक्स्ट लेवल। फिर आपको जो आपका रेगुलेटर है यानी अमाउंट ऑफ करंट है उसको बढ़ा देना है। काउंट द टाइम टेकन बाय द इमर्ज रोड ऑफ टू हीट द सेम अमाउंट ऑफ वाटर। अब उतने ही वाटर को कितना डिग्री वो गर्म कर पाया है जब आपने करंट की वैल्यू बढ़ा दी। आप देखोगे वो ज़्यादा अमाउंट में उसको इंक्रीज कर पाएगा। रिपीट अबाउ स्टेप फॉर हायर लेवल और रेगुलेट टू काउंट द टाइम। अब आपको इनको रेगुलेट करना मतलब रिपीट करना है और चीज़ों को आपको ऑब्जर्व करना है। फिर आप देखोगे इट इज़ सीन दैट विद इंक्रीज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट लेस टाइम इज रिक्वायर्ड टू हीट द सेम अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, दिस शोज अ जूल हीटिंग ऑफ लो। जब आप देखोगे भाई सेम अमाउंट ऑफ वाटर को कम टाइम लगता है अगर आप करंट की वैल्यू बढ़ा दो, इसका मतलब करंट के भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है
और रेजिस्टेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रोड में जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा वो हीट प्रोड्यूस करेगी, और जितना ज़्यादा देर तक रखोगे उतना ज़्यादा ही गर्म होगा। यही चीज़ किसको वेरीफाई कर देती है, हमारी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को। इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं भाई। हमारे इलेक्ट्रिक टोस्टर होता है, ओवन होता है, इलेक्ट्रिक केटल होता है, इलेक्ट्रिक हीटर होता है, ठीक है। वर्क ऑन द बेसिस ऑफ लिविंग इफेक्ट ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है भाई। ये हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा 34 भी कंप्लीट होता है, इसको भी एक बार आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। क्या कहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 35, फाइंड आउट द फॉलोइंग इन इलेक्ट्रिक सर्किट गिवन। ये रही आपकी फिगर। सबसे पहले फाइंड क्या करना है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 8 ओम रजिस्टर इन द कॉम्बिनेशन। इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा भाई? बहुत आसान क्वेश्चन है। ये किस में कनेक्ट है? दोनों आपके पैरेलल में। तो भाई पैरेलल के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा? 1/R पैरेलल इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। R1 की वैल्यू कितनी है? 8। R2 की वैल्यू कितनी है? 8। इसको सॉल्व करोगे तो 1/4 आ जाएगा, और उसका रेसिप्रोकल करोगे तो पैरेलल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? 4। तो इनका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है कितना आ जाएगा भाई? आपका 4 ओम आ जाएगा, ठीक है भाई, सिंपल है। सेकेंड पार्ट में क्या कहा है आपको? करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ओम रजिस्टर। ये जो 4 ओम है इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है भाई? टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास कैलकुलेट कर लेते हैं। एक 4 ओम है, और एक पैरेलल में जो हमने कलेक्ट किया था उसको कितना था भाई? उसका भी 4 आया था। टोटल कितना हो गया? 8। और यहाँ से हम ओम्स लॉ लगाकर करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। वी की वैल्यू कितनी है हमारी? ठीक है भाई, वी की वैल्यू हमारी कितनी है? ये रही 8 है, ठीक है। तो वी की वैल्यू 8 रखेंगे, रेजिस्टेंस भी हमारा 8 आया। 8 से 8 कट होकर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो करंट की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर? 1 एम्पियर, ठीक है भाई। उसके बाद क्या करना है हमें करंट की वैल्यू निकालनी थी, जो कि आ गई है 1 एम्पियर। दस द करंट थ्रू 4 ओम रजिस्टर इज 1 एम्पियर एज 4 ओम एंड जो रजिस्टर पैरेलल वाले थे आर इन सीरीज, द सेम करंट फ्लो थ्रू देम। यानी इसमें और इन दोनों में जो अमाउंट ऑफ करंट है वो बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 देख लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम रजिस्टर। पोटेंशियल डिफरेंस बताना है यहाँ पर। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? तो हमारे पास करंट की वैल्यू आ चुकी है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू IR। आई की वैल्यू कितनी है? 1, और हमें कितना रजिस्टर के लिए पूछा है? 4। तो 4 × 1 कितना आ जाएगा? 4 वोल्टेज। तो यहाँ पर हमारी वोल्टेज अक्रॉस 4 ओम रजिस्टर आ जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या कहा है? डी पार्ट में कहा है पावर डिसिपेटेड इन 4 ओम रजिस्टर। पावर का देखो भाई फॉर्मूला क्या होता है? P इक्वल्स टू I² × R। आई की वैल्यू कितनी है? 1 का स्क्वायर। रेजिस्टेंस कितना हमारे लिए पूछा है? 4। 4 की 1 से करो कितना आ जाएगा? 4 वोल्ट। तो पावर भी आ जाएगी हमारे पास, पावर की वैल्यू 4 आ जाएगी, ठीक है भाई। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। ई पार्ट में हमें कहा है डिफरेंस इन एमीटर रीडिंग इफ़ एनी। भाई एक एमीटर ये लगा है, एक एमीटर ये लगा है। क्योंकि हमारे पास बैटरी एक है तो जितना करंट इधर से जाएगा उतना ही करंट इधर से आएगा, यानी यहाँ पर और यहाँ पर करंट की वैल्यू बिल्कुल सेम रहेगी, ठीक है। देयर इज़ नो डिफरेंस इन द रीडिंग ऑफ एमीटर्स A1 A2 एज सेम करंट फ्लो थ्रू ऑल एलिमेंट इन सीरीज करंट, ठीक है। सीरीज में हमारी करंट की वैल्यू बिल्कुल एग्जैक्टली सेम रहती है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर हमारे एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हैं। जल्द से जल्द मैं कोशिश करूँगा आपका डाउट क्लियर करने की, ठीक है भाई। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।